नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज एक बार फिर ईमेल के ज़रिए दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पिछले एक साल से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में फॉल्स ईमेल के ज़रिए दिल्ली के कई स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। हालांकि आनन फानन में बम निरोधक दस्ता, साथ ही दिल्ली पुलिस और स्क्वाड की टीम वहाँ पर पहुँच गई और जाँच पड़ताल की गई, तो ये कॉल भी फॉल्स मानी गई। यानी कि लगातार दी जा रही कॉल्स के मुताबिक कि ये कॉल भी फर्जी निकली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लगातार सर्च ऑपरेशन के बावजूद ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसे कहा जा सके कि दिल्ली के स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि साइबर क्राइम की टीमें लगातार ये जांचने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये ईमेल्स क्यों भेजे जा रहे हैं और कहां से भेजे जा रहे हैं, इनका लिंक क्या है। आपको बता दें कि दिल्ली के पॉश इलाके के बड़े स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। यह ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर दिल्ली के VVIP और VVIPs बच्चे पढ़ते हैं, और ये उन इलाकों के अंदर हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पॉश दिल्ली के लोग रहते हैं, और ऐसे स्कूलों को उड़ाने की लगातार धमकी दी जा रही है। दिल्ली में ऐसे मेल किया जाता है, इससे माँ बाप पैनिक हो जाते हैं और एकदम से स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। हालांकि आज एक बार फिर जब स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई तो उसके बाद पैनिक कंडीशन रही और माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों से निकालते हुए साफ दिखाई दिए। स्कूल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हमने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया था और उतनी ही देर में तमाम एजेंसियों की टीम वहाँ पर पहुँच गई। हालांकि इस मामले को लेकर के दिल्ली में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक दशक से लगातार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, और ये धमकी एक बार नहीं बल्कि बार बार दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की केंद्र सरकार, दिल्ली की बीजेपी और केंद्र सरकार इस बात को पता लगाने में नाकाम साबित हुई है कि आखिर ये मेल कहाँ से भेजे जा रहे हैं और इनके पीछे क्या वजह है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे इस वक्त चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर के। कांवड़ यात्रा को लेकर के जो हरिद्वार में कांवड़िए हैं उनका सैलाब देखने को मिल रहा है। और बात करें सरकार की, तो सरकार पूरी तरीके से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के और साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के पूरी गंभीरता से सुरक्षा के इंतज़ाम कर चुकी है। लेकिन वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना और घटनाएं देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, वहाँ पर कांवड़ियों के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा में बीते दिन 2 कांवड़ियों ने एक चश्मे की दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, उसका कई हज़ारों का नुकसान किया, जिसके बाद 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ पुलिस द्वारा ये भी बताया गया कि वो कांवड़िए नहीं, लेकिन कांवड़ियों के रूप में एक तरीके से असामाजिक तत्व थे जो कांवड़ यात्रा को खराब करना चाह रहे थे। बीते दिन एक घटना हुई जिसमें जस्ट कंट्री ज्वालापुर के पास एक कांवड़िए ने खुद अपना गला काट लिया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस, जो सुरक्षा बल था, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और वहाँ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उसने अपना गला क्यों काटा। सड़क पर कई गाड़ियाँ अगर कांवड़ियों की गाड़ियों से टकरा जाए या छू जाए, तो उसके बाद जो माहौल सड़क पर कांवड़ियों द्वारा बनाया जा रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता का मानना ये है कि आस्था के रूप में जो लोग इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस का कड़ा एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर के हरिद्वार में आने वाले जितने कांवड़ी हैं उनका सम्मान लोग करते हैं, लेकिन अगर किसी और समुदाय से आने वाले लोग के साथ इस तरीके से अभद्रता कांवड़ियों द्वारा की जाएगी तो निश्चित रूप से ये गलत बात है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांवड़ियों के साथ साथ सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांवड़ यात्रा में हो रही घटनाओं को लेकर के किस तरीके से इसमें सुधार लाया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ J24/7 के देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल।
फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में पिछले लगातार दिनों से जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में जहां पिछले दिनों महापंचायत का आयोजन किया गया, तो उसके बाद भी लगातार जो पंचायत थी वो देखने को मिल रही थी। इसमें अब जो राजनीति लगातार बीजेपी और कांग्रेस या अन्य पार्टियों की ओर से देखने को मिली, उसमें आज एक बार केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में फरीदाबाद के 3 विधायक, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और गांव के समिति द्वारा बनाए गए चुनिंदा लोगों की टीम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुड़गांव पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से मांग की कि गांव का जो इतिहास है वो करीब 1100 साल पुराना है, ऐसे में गांव को ना तोड़ा जाए। इसको लेकर जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पुराने गांव को जो है नहीं तोड़ा जाएगा। इस आश्वासन के बाद से अब बीजेपी के लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जो है पोस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहां कांग्रेस या अन्य दलों ने इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने का काम किया, तो वहीं सरकार अब पूरी तरह से गांव को बचाने का काम करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद गांव के लोगों में थोड़ी बहुत उम्मीद जो है फिर से नज़र आ रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सरकार के इस प्रयास से गांव को बचाया जा सकता है। हालांकि अभी भी एक संशय जो है बरकरार है और ये कहा जा रहा है कि आखिर जिस बात की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि पुराने गांव को नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसे में गांव को लेकर जो विवाद चल रहा था, जिसमें बहुत सारे फार्मस हाउस, बैंक्वेट हॉल या फिर अन्य जो कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ चल रही थी, क्या उनको तोड़ा जाएगा या सिर्फ गांव को ही बचाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वन विभाग किसके ऑर्डरों की पालना करता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना कराता है या मुख्यमंत्री द्वारा कोई नया जो है प्रस्ताव लाकर इसको बचाने का काम किया जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेग 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। बात करते हैं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल चल रही है उस पर बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल जो है मुख्यमंत्री का धक्का तंत्र। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस धक्का तंत्र से कई बड़े मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ये बदलाव सिर्फ भाजपा तक सीमित रहेगा या एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी इसका असर होगा। सूत्रों के मुताबिक फेरबदल की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, तो कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। राजनीतिक जो है विश्लेषक मानते हैं कि मुख्यमंत्री का यह फैसला आने वाले चुनाव को ध्यान में रख कर लिया जा सकता है। पार्टी में जो नेता संगठन में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या जमीनी पकड़ रखते हैं, उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं चर्चा ये भी है कि कुछ अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को शामिल कर उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस फैसले का असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विपक्ष में भी बेचैनी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन मंत्री बने रहेंगे और कौन बाहर होंगे, नए चेहरे कौन होंगे और महायुति के भीतर समीकरण कैसे बदलेंगे, इस पर चर्चाएं तेज है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेग 24/7 न्यूज, मुंबई। आप देख रहे हैं जेके 24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 6 युवक युवती गरियाबंद जिले के गजपल्ला वाटरफॉल देखने आए थे, जहां महवीस खान नाम के युवती डूब गई। वहीं रेस्क्यू टीम के द्वारा पिछले 22 घंटे से रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन बॉडी अभी तक रिकवर नहीं कर पाया गया है।
जहां एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और वन विभाग और पुलिस बल सभी के द्वारा रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वाटरफॉल गहरा है और अंडर वाटर कैमरा 10 मीटर अंदर जाने के बाद बंद हो जा रहा है। वहीं वहां के गोताखोरों की माने तो पानी अधिक गहराई होने के कारण और अंदर 10-20 फीट का सुरंग होने के चलते रेस्क्यू पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां जो सुरंग है और अंदर जो पत्थरनुमा सुरंगों के बीच शायद बॉडी फंसी होने की आशंका की जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये वाटरफॉल खतरनाक होने के चलते वहां जाने का अलाउ नहीं किया जाता है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं किसी रास्ते से वहां पहुंच जाते हैं और इस प्रकार की वो घटना सामने आई है। अभी महवीश खान के मां और पिता घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वे केवल एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी किसी भी प्रकार हमें दिला दी जाए। बता दें कि वे महवीश खान अपने माँ बाप के एकलौती पुत्री थी और उनके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। गरियाबंद जिले में जो एक जटमई घटा रानी वाटरफॉल कहें या चिंगरापगार वाटरफॉल कहें, यहाँ से लगे उड़ीसा राज्य के गोधस वाटरफॉल कहें, जहाँ बाहर से कई सैलानी जैसे बारिश प्रारंभ होता है और झरना शुरू होता है और इस प्रकार घूमने आते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी हिदायत दी जाती है कि आप वहाँ नजदीक ना जाएं, सेल्फी ना लें। उसके बाद भी लोग चले जाते हैं और हर वर्ष इस प्रकार वाटरफॉलों में एक न एक घटना देखने को मिलती है। चाहे हम इसे लोगों की असावधानी कहें या प्रशासन की सुरक्षा में चूक कहें, लेकिन यह जो घटना है काफी गंभीर घटना है कि किसी भी बाहर के जो सैलानी आते हैं, जिनके बच्चे आते हैं और इस प्रकार शिकार हो जाते हैं। बता दें कि अभी महवीश खान जो वाटरफॉल में डूबे, उनके पिता का कहना है कि वे घर से यहाँ जाने के लिए बताकर नहीं निकली थी। उनको बाद में चला कि कुछ दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। अब देखना होगा कि रेस्क्यू टीम कितने घंटे में बॉडी रिकवर कर पाती है या नहीं। जेके 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन जो है सरकार और विपक्ष के बीच जो है कई मुद्दों को लेकर के गहमा-गहमी रहा, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। इसी बीच जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम आवास को लेकर के जो है सरकार को जो है वो जम करके घेरा। उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि सरकार के सुशासन त्योहार के दौरान अनेक पीएम आवास को लेकर के कई मामले सामने आए, जैसे कि पीएम आवास पैसा लेकर के पीएम आवास योजना का लाभ लेना, घोटाले करना, ऐसे कई प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए। और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है ईएडब्ल्यू जो है जांच करने में सक्षम नहीं है और इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से करानी चाहिए, ऐसा उन्होंने सदन में कहा। इस पूरे मसले को लेकर के जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच जो है पीएम आवास को लेकर के जो सदन में जो है जमकर के नोकझोंक हुई। उन्होंने जो है विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जो है पीएम आवास योजना में जो कोई काम ही नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद जो है अब तक 11,40,000 से ज़्यादा आवास जो है हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में दिए, गरीब लोगों को हमने चाबी सौंपा, ऐसा उन्होंने कहा। और आने वाले समय में और कई आवास जो है बनेंगे। इस पूरे मसले को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि पिछली सरकार ने जो है आवास के नाम पर जो छत्तीसगढ़ के वासियों से सिर्फ छलावा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई और पहली ही कैबिनेट में 18 लाख से ज़्यादा आवास हम लोगों ने जो है स्वीकृत किया और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी उसके तहत जो है तमाम जो है आवास का योजना का हम लोग लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हमने जो किया वो कर करके दिखाया। ऐसे करके जो है विधानसभा ने ये पूरा जो है मामला गूंजता रहा। और इसी बीच जो है एक सरकार जो है पिछली सरकार को जो है
भुलाने में लगी, और जबकि विपक्ष जो है सरकार के बीच और विपक्ष के बीच जम करके नोकझोंक हुई। ऐसा करते हुए इस पूरा मसले को लेकर के जो है गहमा-गहमी का माहौल विधानसभा में देखने को मिला। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल में विलय हो रहे एक प्राथमिक विद्यालय पर अब रोक लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है, ऐसे विद्यालयों को या तो गांव के ही दूसरे विद्यालय में या फिर पड़ोस के गांव के विद्यालय में विलय किया जा रहा है। ऐसे तमाम स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले के विरोध में विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। आपको बताएं, जनपद संभल में भी ऐसे प्राथमिक विद्यालय 181 चिन्हित किए गए हैं जिनमें छात्रों की संख्या कम है। इसी में से एक विद्यालय विकासखंड संभल के गांव ततारपुर के रोड किनारे प्राथमिक विद्यालय प्रथम भी चिन्हित किया गया था, जिसमें छात्रों की संख्या कम थी। इसको लेकर के ग्रामीणों ने एकत्र होकर 2 दिन पहले जनपद संभल के जिला अधिकारी को लिखित में ज्ञापन दिया था कि जो विद्यालय गांव ततारपुर का प्रथम विलय किया जा रहा है, उसमें अब छात्रों की संख्या बढ़ गई है और उस विद्यालय को अब विलय न किया जाए। आपको बता दें, इसी विषय में जनपद संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने लिखित में शिक्षा विभाग के द्वारा जांच पड़ताल कराई गई। इसी क्रम में जब विद्यालय की जो इंचार्ज थी रश्मि, वो पहुंची और उन्होंने उस विद्यालय पर ताला लगाकर उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय द्वितीयों में चली गई। उसके बाद ग्रामीण एकत्र होकर के धरने पर बैठ गए और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद जनपद संभल के जिला अधिकारी ने शिक्षा अधिकारी को भेज करके ग्रामीणों से बातचीत कराई और बातचीत के दौरान ग्रामीणों को ये विश्वास दिलाया गया कि आपके स्कूल की अगर छात्रों की संख्या बढ़ गई है तो उसके बाद अब स्कूल को विलय नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रामीणों ने अपनी मांग रखी और सरकार ने ग्रामीणों की मांग को मान लिया है, अब इस क्रम में ये गांव ततारपुर का रोड किनारे का प्राथमिक विद्यालय प्रथम अब विलय नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से सरकार से अगर अपनी मांग रखी जाए तो सरकार भी उस मांग को मानती है, क्योंकि सरकार लगातार वादा कर रही है सबका साथ सबका विकास। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK24 न्यूज, जनपद संभल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराजगढ़, राजधानी देहरादून से। बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर लगातार चल रहा कालनेमी ऑपरेशन कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जो कालनेमी ऑपरेशन चलाया गया है, वो एक तरह से देखा जाए कि जो ढोंगी बाबा हैं उन पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि पूरे प्रदेश के अंदर 1250 से भी अधिक जो ऐसे बाबा थे ढोंगी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की है। लेकिन वही देखेगा कि आगे भी इस तरह का जो ऑपरेशन है वो लगातार चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि पूरे प्रदेश के अंदर जो ऑपरेशन कालनेमी है उसके नाम से ऑपरेशन चलाया गया और तमाम जो ढोंगी बाबा हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए थे। और जिसका असर कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ढोंगी बाबा हैं उनकी दुकानें कहीं ना कहीं बंद होती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो शिकायतें मिली थी कि जो इस तरह के ढोंगी बाबा हैं जो भगवे में आकर कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं उनको ठगने का काम कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। और उस ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए कि जो तमाम साधु संत हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बचाने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, जो बड़ा ही सराहनीय है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24 न्यूज, देहरादून। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में लखनऊ नगर निगम 8वें पायदान से अब चौथे स्थान पर आ गया है।
जिसको लेकर के 17 जुलाई को स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत साफ़ सुथरे शहरों में, साफ़ सुथरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नगर निगम अव्वल आया है। ऐसे में 17 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा लखनऊ के नगर आयुक्त को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की टीम राजधानी लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ पहुंचकर स्वच्छता, साफ़ सफाई और लखनऊ की सड़कों की किस तरीके से साफ़ सफाई होती है, किस तरीके से कार्य हो रहा है, कूड़े के ढेर नहीं है, तमाम चीज़ों को देखते हुए पैरामीटर पर फिट बैठने के बाद अब राजधानी लखनऊ का नगर निगम 8वें पायदान से सीधे चौथे स्थान पर आ गया है। और ऐसे में अब लखनऊ के नगर आयुक्त को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह दिल्ली में होगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में इस सम्मान समारोह को रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। आपको बता दें कि लखनऊ के नवनियुक्त नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इस पूरे कार्य की सराहना करते हुए प्रशंसा की है और ये भी कहा है कि इसका पूरा दायित्व पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को जाता है। उन्होंने कहा, इंद्रजीत सिंह जब नगर आयुक्त लखनऊ के थे, यानी कि उनसे ठीक पहले के जो नगर आयुक्त थे, उन्होंने लखनऊ में साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी, साफ़ सफाई की व्यवस्था को मुकम्मल किया और उसी समय स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान हुआ। और अभियान के तहत अभियान को देखते हुए अब जब राजधानी लखनऊ चौथे पायदान पर आया है और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होना है, तो ऐसे में यह पुरस्कार वो इंद्रजीत सिंह के नाम करते हैं और ये पुरस्कार ग्रहण भी इंद्रजीत सिंह करेंगे। हालांकि इंद्रजीत सिंह जो पूर्व नगर आयुक्त थे, उन्होंने इस पूरी बात को लेकर के अभी तक कोई सहमति नहीं जताई है। प्रशासनिक तौर पे लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार को ही यह अवार्ड लेना होगा, लेकिन लखनऊ नगर निगम की साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए अब स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान ने लखनऊ को अव्वल दर्जे में दर्ज किया है और अब इस पूरे अभियान के तहत लखनऊ नगर निगम को अवार्ड शो में शामिल होना होगा। कल 17 जुलाई को राष्ट्रपति लखनऊ के नगर आयुक्त को सम्मानित भी करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जिस तरह से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर अवैध धर्मांतरण के मामले में आरोपी बनाए गए, तो ऐसे में 5 जुलाई को यूपी की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लखनऊ से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। ऐसे में यूपी ATS के जो अधिकारी हैं, आज वो मेडिकल के लिए नसरीन और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर पूरी टीम गई थी। साथ ही साथ जिस तरह से ATS को रिमांड मिली थी, रिमांड की अवधि भी आज समाप्त हो रही है, तो ऐसे में मेडिकली परीक्षण कराकर उसे कहीं ना कहीं जेल भेजने की पूरी तैयारी की गई है। साथ ही साथ ये भी अमूमन जांच में ये भी पाया गया कि जिस तरह से तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और नसरीन के धर्मांतरण के साम्राज्य को लेकर खुलासे कर रही है और शायद यही वजह है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं तमाम जो बलरामपुर में तैनाती के दौरान अधिकारी थे, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं और शायद सूत्र ये भी कहते हैं कि जांच एजेंसियों को तमाम अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई गई है। आने वाले समय में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर नसरीन के मामले में यूपी ATS और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर आने वाले समय में बलरामपुर में तैनात रहे एक SDM, 2 CO और एक इंस्पेक्टर की भूमिका उजागर हुई है। कहा यह भी जा रहा है बहुत जल्द ही शासन से हरी झंडी मिलते ही इन सब के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि लगातार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन शामिल हो चुका है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के पूरे धर्मांतरण के मामले को लेकर, लगातार जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, लगातार पूरे मामले को लेकर जांच की दिशा को तेज कर दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में और तमाम जो सहयोगी हैं उनकी भी गिरफ्तारियां धर्मांतरण के मामले में हो सकती हैं। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे सहयोगी के साथ सुनील कुमार कानपुर से। कानपुर में इस बीते दिनों कुछ विवाद चल रहा था, जो कि जिला प्रशासन और कानपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच हुई थी विवाद। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हुआ था ऑडियो वायरल होने के बाद
ऊपर से शासन से आदेश हुआ था, इनको निलंबित किया गया था। निलंबित होने के बाद हरिदत्त नेमी जो है कि हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कानपुर में फिर इन्होंने चार्ज लिया था। वहीं बात की जाए तो इनके ही कार्यकाल में जो है डॉक्टर जो उदयनाथ को कानपुर नियुक्त किया गया था, सीएमओ का चार्ज उदयनाथ को बनाया गया था। अब इसी के देखते हुए फिर बीच में जब हरिदत्त नेमी जो है हाई कोर्ट से आदेश लेके कानपुर पहुंचे थे, तो अपने कार्यालय में पहुंचने के बाद फिर इन्होंने चार्ज लिया। मगर वही उसी कानपुर में 2 सीएमओ हो गए थे। मगर उसके बाद अधिकारियों में एक खलबली मच गई थी। तो इसके बाद से बात की जाए तो जिस तरीके से विवाद चल रहा था, फिर डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ये चार्ज छोड़ना पड़ गया था। डॉक्टर उदयनाथ जो है वो शासन के आदेश के बाद शासन के आदेश से आए थे, तो उनको ही चार्ज मिला था। तो वहीं आज की अगर बात की जाए तो हरिदत्त नेमी को हाई कोर्ट से आदेश फिर नियुक्ति पत्र में हाई कोर्ट से आदेश मिला है और शासन के द्वारा इनको हरिदत्त नेमी को कानपुर का सीएमओ बनाकर फिर भेजा गया है। और जो अभी तक जो नियुक्ति रहे, जिनके 27 दिनों के कार्यकाल रहा है, सीएमओ उदयनाथ को इनके ही श्रावस्ती भेजा गया। 27 दिन का उनका कार्यकाल रहा। कार्यकाल के दौरान आज हरिदत्त नेमी कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर पहुंचने के बाद सीएमओ ऑफिस पहुंचेंगे, अपने कार्यकाल पूरी तरीके से चार्ज लेंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी कि हरिदत्त नेमी को कानपुर का ही चार्ज दिला गया है। वीडियो ले सहयोग के साथ सुनील कुमार, जेके न्यूज़ कानपुर।